हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स चैप्टर के अंदर। आखिर हमारे घर में यूज होने वाले इस सेल के अंदर होता क्या है, जरा इस सेल को खोल के देखते हैं। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टिंग। ड्राई सेल के ऊपर से हमने कवरिंग हटा ली है, अब इसको जरा खोल के देखते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स चैप्टर के अंदर। कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी कंडक्टर को मैग्नेट बना सकते हैं और कैसे हम हीट जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ। आखिरकार इस चीज को डिस्कवर किसने करा था कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस चीज को डिस्कवर करा था हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड ने। उन्होंने डिस्कवर करा था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक वायर से तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व कैसे करी थी कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये मेरे पास एक वायर है, इसको मैंने एक सेल से अटैच करा है और इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होने वाली है। दैट मीन्स इससे करंट पास हो रहा है। तो देखते हैं कि सच में इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। ये देखो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है जैसे ही मैं इसको इसके नज़दीक लेके जा रहा हूँ। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टिंग। दैट मीन्स इसके आसपास क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब अगर हम लोग यही चीज एक एक्चुअल रियल मैग्नेट के साथ करके देखें तो क्या होती है, देखते हैं। ये देखो, अगर हम रियल मैग्नेट के साथ कर रहे हैं, बहुत पावरफुल सी थोड़ी मैग्नेट है, तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जो भी हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उनके आसपास क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अरे भाई ठीक है, यही हमारा कंपास नीडल वाला एक्सपेरिमेंट करके। अब मैग्नेटिक कंपास नीडल विच इज इटसेल्फ अ टाइनी मैग्नेट डिफ्लेक्ट्स व्हेन प्लेस्ड नियर अ वायर कैरिंग करंट। तो क्या होता है, जब भी एक करंट कैरिंग वायर है, जिस भी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उसके पास में कंपास रख दोगे तो जो उसकी नीडल है वो क्या होगी, इट विल स्टार्ट टू डिफ्लेक्ट। वो क्या होने लग जाएगी, डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, यही चीज इन्होंने बताई थी और यही चीज इन्होंने डिस्कवर करी थी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। उससे पहले दो छोटे छोटे टॉपिक आप समझ लो। देखो, हमारी मैग्नेट्स जो है वो दो तरीके की होती हैं। जो हमारी मैग्नेट होंगी वो दो तरीके की होंगी। एक तो होगी परमानेंट और दूसरी टाइप की मैग्नेट्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट भी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसी मैग्नेट होती हैं, मतलब वो सारी चीजें जब तक उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही हैं, उन्हें ही इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहते हैं। ऑल दोज थिंग्स, फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग, ऑल दोज थिंग्स या ऑल दोज कंडक्टर्स विच बिहेव लाइक मैग्नेट when current is flowing through them are known as electromagnets. electromagnets परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं। अब परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन दोनों में कॉमन क्या बात होती है, इन दोनों के पास में ही ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन रखी होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो आपने बहुत बार ऑब्जर्व करा होगा, अभी लाइव भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे हमारे घर पर जो मैग्नेट है उसके पास में हम कोई लोहे की चीज लेके गए तो थोड़ा जब वो उससे दूर है तब वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर रही, जैसे जैसे हम उसको उसके पास लेके आते जा रहे हैं वो तब उसे अट्रैक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर ले आए तो वो उसे क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो अब यहाँ पर जब आप उसके नज़दीक लेकर आते हो तब क्यों अट्रैक्ट कर लेती है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि वो जो हमारी कोई भी लोहे की चीज़ है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ गई। तो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो
चाहे हमारी परमानेंट मैग्नेट हो, इनके पास में क्या बन रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस चीज को लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास एक क्या है, आयरन का बना हुआ ये कोई एक नेल है, और साथ में मेरे पास है यहाँ पर स्टाइलस। स्टाइलस के अंदर क्या लगी हुई है, हमारी मैग्नेट लगी हुई है। अब आप देखिए, जब स्टाइलस यहाँ पर है तभी अट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर है तब भी नहीं हो रहा। अब जैसे ही इस स्टाइलस के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, उसके कांटेक्ट में आयरन का स्क्रू आएगा तभी अट्रैक्ट होगा। देखो अब मैं इसको थोड़ा और नज़दीक लेके जाता हूँ, और नज़दीक लेके गया, अब देखते हैं कुछ चेंज आया, ओ तेरी की, अट्रैक्ट हो गया। दैट मीन्स ये जो स्टाइलस है, इसके यहाँ पर कहीं पर मैग्नेट लगी हुई है, और जैसे ही ये स्क्रूस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आए, ये उससे अट्रैक्ट हो गया। जब तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं था तब तक ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। अब देखिए, चाहे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो, चाहे आपकी परमानेंट मैग्नेट हो, इनके अंदर एक तो हमें कॉमन चीज पता चली कि इन दोनों के पास ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। अब हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग, रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। अब ये क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स ही तो थी जिसने उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट, उस स्क्रू को अट्रैक्ट कर लिया। द मैग्नेटिक इफेक्ट, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ क्या है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जब तक उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तब तक तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ने पास होना बंद कर दिया, मैग्नेट की तरह वो बिहेव करना बंद कर देते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज व्हेन द सर्किट इज ओपन। जैसे ही आपने सर्किट खोला, इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दिया, करंट स्टॉप हुआ, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट से डिसअपियर हो जाएगी। जबकि परमानेंट मैग्नेट्स के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है। अब देखिए यहां इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ करंट, जितना आप करंट फ्लो करोगे, सपोज करिए हमारी वायर है, इससे आपने करंट फ्लो करा, अगर आपने ज्यादा करंट फ्लो करा, आई किसका सिंबल होता है, करंट का, ज्यादा करंट फ्लो करा, तो सीधी सी बात है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। सर ये प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब है बराबर। अगर आपने आई बढ़ाया तो उसी के बराबर हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। अगर आपने आई को कम करा, क्या करा आपने, आई को, करंट को कम कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ करंट, नंबर्स ऑफ टर्न्स। अब आपने इस वायर को ऐसे रखा हुआ है, अब आपने ही इस वायर को क्या करा, ऐसे यूं इसको टर्न करा दिया, टर्न कराते गए आप, टर्न्स क्रिएट कर दिया आपने, क्या क्रिएट कर दिए, टर्न्स क्रिएट कर दिए। इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इस वायर का जो टोटल एरिया है वो बढ़ रहा है ना। मतलब पहले ये वायर सपोज करिए इतनी जगह में आ रही थी, और अब ये वायर सिर्फ इतनी सी ही जगह में आ गई पूरी की पूरी। तो क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा जनरेट होगी। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर कॉइल इंक्रीजेस द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो। जितने टर्न्स बढ़ाओगे उतनी ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है। A coil of insulated wire around a magnetic material like iron core that act as a magnet when electricity passes through it। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, देखिए आपने कोई भी वायर ले ली, उस वायर को आपने कॉइल कर दिया, कॉइल भी नहीं करा, अगर नॉर्मल भी रखा और उससे आपने करंट पास कर दिया, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ज्यादातर क्या यूज करा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, सॉफ्ट आयरन को यूज करा जाता है, बिकॉज बहुत ही जल्दी ये मैग्नेटिज्म गेन करता है और बहुत ही जल्दी मैग्नेटिज्म लूज करता है। अभी आपको पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ काम आती हैं,
लाइव जब मैं आपको बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। अनलाइक परमानेंट मैग्नेट द स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी कंट्रोल्ड और रिवर्स्ड। बहुत जरूरी बात बताइए। देखिए ये जैसे स्टाइलस के अंदर जो मैग्नेट लगी हुई है ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। इसकी ना पावर मैं कम कर सकता हूं ना ही पावर इसकी ज्यादा कर सकता हूं अपनी चॉइस से, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये चीज मेरे कंट्रोल में है। करंट ज्यादा फ्लो करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करा दिए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये चीज तो मेरे कंट्रोल के अंदर है। दूसरा, मैं पोल्स भी चेंज कर सकता हूं। अभी देखो यहां पर हमने क्या देखा था कि जो हमारी नॉर्मल मैग्नेट्स होती हैं उनमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल जरूर होगा। क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल जरूर होगा। अगर हमें इन पोल्स को चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये मैग्नेट की तरह कब बिहेव कर रही है, जब हमने इसको किससे कनेक्ट करा हुआ है, किसी बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी के किसी ना किसी पॉइंट से। तो सिंपली मुझे क्या करना है, देखो अभी ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर सपोज करो नॉर्थ पोल था, यहां पर सपोज करो साउथ पोल था इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अब मैंने क्या करा, मैंने सिंपली ये जो वायर थी इसको यहां से हटा के पॉजिटिव वाली साइड से, ये जो लंबा वाला डंडा होता है ये पॉजिटिव का होता है, छोटे वाला नेगेटिव का होता है, याद रखना हमेशा। इसको यहां से हटा के मैंने किस पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव वाले पे। और ये वाली तार को मैं कहां ले गया, नेगेटिव वाली को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। तो पोल्स की डायरेक्शन जो है वो पोलैरिटी भी चेंज कर देगी। ये जो डायरेक्शन चेंज करी हमने इससे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ नॉर्थ था तो यहाँ साउथ हो जाएगा, और यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। तो ये चीज भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर चेंज कर सकते हो, जो कि परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर चेंज करना मुश्किल है। अब जरूरी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कहाँ आती है। देखो जो बड़े बड़े जंक यार्ड होते हैं जहां बहुत सारा कूड़ा होता है, उसमें से मेटल की चीजें निकालना बहुत मुश्किल है, तो उसको निकालने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो आप देख रहे हो ये बड़ी सी मैग्नेट, यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये क्या जा रही है, देखो एक वायर जा रही है। क्या जा रही है, वायर जा रही है। इस वायर के अंदर क्या होगा, करंट होगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा यहां पर, ये जो पूरी हमारी आयरन की है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। करंट फ्लो होगा तो जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही दूर से ये क्या कर लेगी, लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जब सारा लोहा हमने कूड़े में से निकाल लिया, हम सिंपली इसका यूज करके, अपनी क्रेन का यूज करके, जेसीबी का यूज करके इसका हेड दूसरी तरफ टर्न कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हुई, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी, सारा लोहा नीचे गिर जाएगा। जो सारा लोहा हमें अलग से मिल गया, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हमें अलग से मिल गया, अब हम उसका यूज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर अटैच्ड टू क्रेन इन स्क्रैप यार्ड्स टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन, स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक वेस्ट। अब क्रेन ऑपरेटर बहुत ही सिंपल सी चीज करता है, करंट को ऑन करता है, तब सारी लोहे की चीजें अट्रैक्ट हो जाती है कूड़े में से। फिर उस क्रेन का माउथ दूसरी तरफ चेंज कर देता है फेस, फिर करंट को ऑफ कर देता है, सारी लोहे की चीजें नीचे गिर जाती हैं। अब जो भी सारी लोहे की चीजें नीचे गिरी हैं उनको कलेक्ट कर लो और बेच दो और बहुत सारे पैसे कमा लो। तो जंक यार्ड वाले लोग कुछ इस तरीके से पैसे कमाते हैं। देखो अब हम चैप्टर को तो बढ़िया मजेदार तरीके से समझ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही क्लियरली समझ रहे हैं। बट अभी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है ना, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पीछे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए बहुत लिमिटेड दिए हैं और बहुत ही कम दिए हैं, इस लेवल के दिए हैं कि आपके वो एग्जाम में नहीं आने वाले। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे सैम्पल पेपर्स के अंदर। सिर्फ साइंस के ही नहीं, मैथ्स के, एसएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के, सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर आपको मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं। तो इनको एक्सेस कहाँ से करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, वहाँ ज्वाइन का बटन है सब्सक्राइब के साथ में, सब्सक्राइब करते ही ऐसा ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। मेंबरशिप परचेज करते ही
अगर आप ज्वाइन करते हो कौन सा वाला बैच, ब्रह्मास्त्र वाला बैच, तो आपको न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट मिल जाएगा। और अभी इस बैच पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो ये ज्वाइन करते ही ब्रह्मास्त्र बैच क्या होगा, आपको नोट्स और सैंपल पेपर मिल जाएंगे। बढ़िया से आप सैंपल पेपर सॉल्व करके बढ़िया बढ़िया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा, नोट्स आपको बिल्कुल यही वाले मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो बढ़िया थीम वाले नोट्स हैं, प्रॉपर गेमिंग वाली फील आ जाती है यार, इसलिए बनाए हैं ऐसे नोट्स। क्या एक वायर जिससे करंट फ्लो होता है वो हीट प्रोड्यूस करती है? बिल्कुल करती है। देखिए, जो भी हमारी करंट कैरिंग वायर्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर से, अभी इस वर्ड पे ध्यान मत देना, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जरा समझते हैं इस बात को डिटेल में, ध्यान देना। ये हमारी दो वायर हैं, वायर 1 और ये है हमारी, चलो वायर 1 ही ले लेते हैं सबसे पहले। ये हमारी वायर 1 है। इस वायर 1 के अंदर क्या है, बहुत सारी रुकावट। ये जो आपको येलो येलो बड़े बड़े मार्क से दिख रहे हैं, ये क्या है, रुकावट है। अब देखिए, जब भी इससे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जब इस वायर से पास होंगे, जब भी वो इस वायर से पास होंगे तो क्या होगा, हमारे वायर हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी, ध्यान देना। जब इस वायर 1 से ये इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेंगे तो इतनी सारी रुकावट है, इस रुकावट की वजह से ये क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगा, क्लैश होगा, टकराएंगे। जब टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होगी, उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया जो वायर है, हर एक वायर जिससे करंट पास होता है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो यही बात बताइए। अब देखिए, यहां पर जो ये रुकावट वाला वर्ड है, इसको साइंस में हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ध्यान देना बच्चों, क्या रुकावट वाला जो वर्ड है इसका मतलब साइंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब जो भी हमारी वायर जिनसे करंट फ्लो होता है उनके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वो रुकावट पैदा करेंगी ही करेंगी करंट के लिए। कुछ वायर ऐसी मटेरियल की बनी होती है जो बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं। कुछ वायर ऐसे मटेरियल की बनी होती हैं जो बहुत कम रुकावट पैदा करती हैं, तो क्या होता है, वो ऐसे मटेरियल की बनी होती है कि वो कम रुकावट करती हैं। अब इस कुछ चीज़ को समझ लेते हैं, ज़रा देखो। ये जो वायर 1 है, सपोज करिए ये बनी हुई है Fe, यानी कि आयरन की। अब बात करते हैं वायर नंबर 2 की। वायर नंबर 2 है, हर एक, मैंने आपको क्या बोला है, हर एक कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा, रुकावट होगी ही होगी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये क्या है, ये रुकावटें हैं। ये जो हमारी वायर नंबर 2 है, जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ, आपको क्या लगता है कि जो वायर नंबर 2 है ये ज़्यादा हीट होगी या वायर नंबर 1? जल्दी से, ईमानदारी से देखते हैं किस किस का जवाब सही आएगा। पॉज करके वीडियो को कमेंट करो, मैं सबके कमेंट चेक करने वाला हूं, देखते हैं दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अगर आपका जवाब आया है सर वायर नंबर 1 के अंदर ज्यादा रुकावट है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब ये जो वायर 1 है ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है Fe, यानी कि आयरन। और जो हमारी वायर नंबर 2 है ये बनी हुई है Cu। Cu का मतलब होता है कॉपर। कॉपर के अंदर रुकावट, रेजिस्टेंस क्या है, कम, हीट क्या होगी, कम प्रोड्यूस। वायर नंबर 1 आयरन की जो बनी हुई है, रुकावट क्या है, ज्यादा, हीट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसी चीज की बात करी गई है। सपोज करिए अगर हमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस करानी है किसी भी वायर से,
किसी भी वायर से हीट प्रोड्यूस करानी है, क्यों करानी पड़ सकती है हीट? हमें हीटर का यूज़ करना है, हमें पानी गर्म करना है ना? तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जो हमारे यूज़ होते हैं, गीज़र्स यूज़ होते हैं, या हमारी इमर्शन रॉड यूज़ होती है। इस तरीके की एक रॉड होती है, ये होती है हमारी इमर्शन रॉड। आपने इसको कई बार देखा होगा, सर्दियों में इसका यूज़ करा जाता है पानी को गर्म करने के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एज वेल। और हीट कब होगी? कोई भी वायर हमने देख लिया, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट होगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो कम हीट होगी वायर। अब ज़रा समझ लेते हैं और क्या क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से कोई भी वायर हीट होती है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? सबसे पहला फैक्टर जो हमने समझ लिया वो है मटेरियल। किस तरीके का मटेरियल है कंडक्टर का? देखो, अगर तो मटेरियल कैसा है हमारे कंडक्टर का, अगर हमारे कंडक्टर का मटेरियल है कैसा? ज्यादा रेजिस्टेंस वाला। रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है उसके अंदर, तो क्या होगा? इसका सिंपल सा बात है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। हीट क्या होगी? ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। दूसरा फैक्टर क्या आता है? थिकनेस ऑफ द वायर। जरा समझते हैं इस थिकनेस वाले टॉपिक को। कैसे जो थिकनेस है वायर की, थिकनेस है जो वायर की, वो इफेक्ट करती है कि वो ज्यादा हीट होगी या कम हीट होगी। जरा समझते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास वायर ए है जो बनी हुई है कॉपर की, सही है, सीयू भी लिख सकते थे हम। ये हमारे पास है वायर बी जो किसकी बनी हुई है? कॉपर की। यानी कि दोनों में जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, वो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। जरा देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स रखे 5 या कितने भी रख लो, 5 ही इलेक्ट्रॉन वायर ए के लिए है, 5 ही इलेक्ट्रॉन वायर बी के लिए है। अब आप लोग बताइए, वायर ए या वायर बी, दोनों में से इलेक्ट्रॉन जल्दी किस में फ्लो होंगे? तो आप सबका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, सर वायर ए से जल्दी फ्लो होंगे, क्योंकि ये क्या है? ये थिक है। ये क्या है? ज्यादा थिक है, ये ज्यादा मोटी है। और जो हमारी वायर बी है उसकी थिकनेस कम है। अब ये जो वायर की थिकनेस है, इस पे भी करंट डिपेंड करता है। देखो, जो आपके घर में एसी होगा, कूलर होगा, कभी उसकी वायर को ऑब्जर्व करना, उसकी वायर मोटी होती है, तार क्या होगी? बहुत मोटी होगी, क्योंकि उससे करंट ज़्यादा फ्लो होता है। तो वो हीट ना हो वायर, इसलिए उसको क्या रखा जाता है? मोटा रखा जाता है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, ईजिली फ्लो हो जाएंगे क्योंकि बहुत मोटी है। और जो वायर पतली होती है, यानी कि कभी भी आपके एसी में या फिर आपके कूलर के अंदर पतली वायर नहीं लगाई जाएगी। क्यों नहीं लगाई जाएगी? क्योंकि वो वायर पतली होती है, उससे इलेक्ट्रॉन इतना अच्छे से फ्लो नहीं हो पाते, करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, तो वो हीट हो जाएगी, हीट होके पिघल जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वायर ए से हमने क्या समझा कि जो हमारी हीट है, जो हमारी हीट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि उल्टा चलेगा। थिकनेस, या फिर बेटा देखो, ये जो गोल चीज है ना, वायर हमेशा जनरली हमारी गोल होती है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट क्रॉस सेक्शनल एरिया। आगे जाके आपको फिजिक्स में तो ये पढ़ना ही है, बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ रहे हैं अपने पास, तो पूरा यकीन है मुझे कि आगे जाकर उन्हें ये तो पढ़ना ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया।
ऑफ वायर। बच्चों एक छोटी सी बात समझ लो, देखो जो भी हमारी वायर होती है ना, सर्कुलर शेप की होती है, तो हम लोग यहाँ पर थिकनेस वाली टर्म ना यूज करके क्या यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है उसके अंदर हीट क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है। अगर वायर मोटी है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। अगर हमने वायर को पतला कर दिया, यानी कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, थिकनेस कम कर दी, मैंने वायर को पतला कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, तो हीट अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, ठीक है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग बोले तो कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है। एक चीज़ अगर घट रही है, अगर हमारी हीट कम हो रही है, तो सीधी बात है, अगर हीट कम करनी है किसी भी वायर से तो क्या कर दो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दो। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या समझा, दूसरा वाला पॉइंट जो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरे वाले पॉइंट के अंदर हमें क्या बात बताई हुई है, जो भी वायर जितनी पतली होगी, यानी कि अगर हमने क्या करा, वायर का थिकनेस को कम कर दिया, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये देखो यहाँ पर समझा ना हमने क्लियरली कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या करा, कम कर दिया, तो हीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा दिया तो हीट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सिंपल सी बात है, बहुत इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या निकल के आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल के आता है लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है, ज़रा समझते हैं। ये हमारे पास अगेन दो वायर है, वायर ए अगेन कॉपर की बनी हुई है, एक दूसरी वायर है, दोनों की सेम ही थिकनेस है। बच्चों देख लो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया भाई थिकनेस, थिकनेस को सही कर लेते हैं। यह है वायर बी, वायर बी, ये भी किसकी बनी है, कॉपर की बनी है। देखिए एक है वायर ए और एक है वायर बी, दोनों से हमने क्या फ्लो करवाया, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाया। दोनों की थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस दोनों में सेम होना चाहिए। अब आप बताइए, आपके आगे क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी किससे मूव करेंगे, ऑब्वियसली जल्दी मूव करेंगे जिस भी वायर की लेंथ होगी कम। इस वायर की लेंथ है कम और इस वाली वायर की लेंथ है ज्यादा, यानी कि वायर की लेंथ बढ़ाने से, क्या करने से, वायर की लेंथ बढ़ाने से क्या होगी, रुकावट पैदा होगी। जब रुकावट पैदा होगी, हमने समझा जब भी रेजिस्टेंस पैदा होगी तो वैसे ही हमारी वायर क्या होना स्टार्ट कर देगी, हीट होना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए आप ध्यान दीजिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर। किस चीज़ पे ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। क्लियरली आप देख सकते हो, जो हमें यहाँ पर इमर्शन रॉड दे रखी है, इसके नीचे ये जो कॉइल्स है ऐसे टर्न करे हुए हैं। ये टर्न्स करने का रीज़न ही यही है जिससे कि क्या कर दी जाए, वायर की क्या बढ़ा दी जाए, लेंथ बढ़ा दी जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी हीट है, इट इज proportional टू लेंथ ऑफ वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अगर आपने हीट करना है किसी भी वायर को तो उसकी लेंथ क्या कर दो, बढ़ा दो। अगर आपने किसी भी वायर की हीट कम करनी है तो आप उसकी लेंथ को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, छोटा कर दो उस वायर को। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पर हमने लाइव ये देख के भी समझ लिया, जो इमर्शन रॉड है उसे देख के। नेक्स्ट हमारी क्या चीज़ आती है, टाइम। अगर आपको किसी भी वायर से हीट प्रोड्यूस करानी है तो एक और सिंपल चीज़ आप कर सकते हो, ज़्यादा समय तक उससे करंट पास होने दो।
सपोज करिए एक वायर है जिससे 2 घंटे के लिए करंट पास हो रहा है और एक वायर है जिससे 4 दिन के लिए करंट पास हो रहा है। तो आप खुद बताओ, जो वायर जिससे 2 घंटे के लिए करंट फ्लो हो रहा है या जो वायर जिससे 4 दिन के लिए करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों में से कौन सी वायर हीट ज़्यादा होगी? सिंपल सा आपका जवाब होगा जिससे 4 दिन तक करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि उससे कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है, रेस्ट ही नहीं मिल रहा उस वायर के अंदर। तो इसी वजह से आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पर क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट्स को प्रिवेंट करने के लिए और वायर की हीटअप ना हो ज़्यादा, इस वजह से जो हमारे बिजली विभाग वाले लोग होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, वो किसको काट देते हैं? बिजली को। जैसे आपका चंपा काट के चली गई। ओ माय गॉड, ज़्यादा ही फैक्ट चेक करा दिया बच्चों तुम्हें। तो क्लियरली हमने क्या क्या पॉइंट समझ लिए? सारे पॉइंट समझ लिए कि वायर के हीटअप होने का क्या क्या रीज़न है। सबसे पहले तो क्या रीज़न हो सकता है हमारा? सबसे पहला रीज़न हो सकता है मटेरियल। किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हो? ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। थिकनेस, ज़्यादा थिकनेस है, ज़्यादा कम हीट प्रोड्यूस होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि उल्टा चलेगा। हीट अगर आपको क्या करनी है, हीट अगर आपको कम प्रोड्यूस करानी है तो वायर की क्या करो, थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दो। अगर हीट आपको प्रोड्यूस करानी है तो क्या करना है, सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारी वायर का है उसको क्या कर दो, कम कर दो। हीट क्या हो जाएगी, अपने आप ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी। बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें क्या बात बताई गई है, नेक्स्ट हमें पॉइंट बताया गया लेंथ ऑफ द वायर, ये भी समझ लिया, टाइम भी समझ लिया। अब ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, हीटर्स में, आयरन्स में, टोस्टर में। ये सारी बात जब हमने समझी कि किस तरीके से कंडक्टर से हीट प्रोड्यूस करी जा सकती है, ये सारी चीज़ हमने समझी किसकी हेल्प से, हमारे रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हीट प्रोड्यूस्ड उससे। अब ये हीट प्रोड्यूस करना कंडक्टर से इतना ज़रूरी क्यों है? देखो, हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है या वेदर है जो हमारा, वो इस तरीके का ही रहता है पूरा क्लाइमेट एंड वेदर के नॉर्मल हम समझ सकते हैं, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बहुत एक्सट्रीम वाली। लेकिन अगर आप आर्कटिका, अंटार्कटिका, रशिया, ऐसी सारी जगह पहुंच जाते हैं तो वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। तो बहुत ज़रूरी है हीटअप रखना अपने रूम्स को, अपने घर को। तो उसके लिए ये सारे प्रिंसिपल्स काम आते हैं। फटाफट से मैं वापस से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने का फ़ायदा तभी है जब बढ़िया क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं बस चैप्टर समझा, मजे मजे में चैप्टर समझ रहे हैं, चैप्टर समझने के बाद हो गया जी काम, वो नहीं। क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। और जो न्यू एनसीईआरटी है, लिटरली जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया ना, हीटिंग इफेक्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट, मेरी 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो उठा के देख लेना, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यही दे रखा है उसमें भी, 10th में भी, 10th की साइंस में भी। तो आप समझो अभी से आपको 8th क्लास में 10th क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, तो सोच लो तैयारी भी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए और टेस्ट पेपर भी आपके किस लेवल के आएंगे। क्या आपने सोचा है कि इस सेल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? क्या साइंस है इसके पीछे की? तो देखो, जो भी सेल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है वो जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन से। जो इस सेल के अंदर भरे हुए केमिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और उसी रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर देखो क्या बात बताई हुई है, अ सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट्स इंटरनल कंपोनेंट। अब एक वोल्टेनिक सेल यानी कि सिंपल सेल आपको बनाना हो तो किस तरीके से बनाओगे? तो बहुत ही इसको बनाने का तरीका सिंपल है। आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए। देखिए यहां पर हमें एक कंटेनर दे रखा है। कंटेनर देने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए होगा, एक कंटेनर चाहिए बढ़िया सुंदर सा। इस कंटेनर के अंदर हम क्या लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी कि 2 प्लेट्स। सही है। अब देखिए 2 डिफरेंट मेटल से बनी हुई प्लेट्स होंगी। एक प्लेट हमने सपोज करिए कॉपर की लगा ली और एक प्लेट हमने लगा ली जिंक की। ठीक है, Zn भी लिख सकते थे इसकी जगह, बट अभी जिंक की लिख लेते हैं।
अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि करंट पास कराने के लिए इसमें एक लिक्विड फिल करना पड़ेगा। क्या फिल करना पड़ेगा? एक लिक्विड फिल करना पड़ेगा। और वो जो लिक्विड हम इसके अंदर फिल करेंगे वो क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले सॉल्ट्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्ट्स होते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा। अ लिक्विड ऑफन अ डाइल्यूट एसिड दैट रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोड्स टू क्रिएट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इसकी दिक्कत है बहुत बड़ी। देखो ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया, खुद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, इसमें हमने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। दो डिफरेंट मेटल से बनी हुई प्लेट ले ली, एक जिंक की ले ली, एक कॉपर की ले ली। बट जैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी? पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो एक इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाले जो हमारे घरों के अंदर सेल यूज होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल क्यों बोलते हैं? इनके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं भरा हुआ होता। तो अगर लिक्विड नहीं भरा यानी कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत जरूरी है, उसी की वजह से तो रिएक्शन हो पाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है ड्राई सेल्स में, जरा समझते हैं। देखिए जो भी हमारे ड्राई सेल हैं उनके पास एक जिंक का कंटेनर होगा जो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। अगर ध्यान दोगे इस सेल की तरफ आप, तो इस सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये वाली साइड प्लस है, तो ये वाली साइड क्या है? हमारी माइनस की, नेगेटिव की। और यहां पर आपको पॉजिटिव टर्मिनल पे एक रॉड दिख रही है। ये क्या है? ये यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल पे एक मेटल कैप बनी हुई है, ठीक है। एंड अ कार्बन रॉड विद मेटल कैप। यहां पर क्या है? कार्बन रॉड इससे कनेक्टेड है मेटल कैप से। अब लिक्विड की जगह क्या फिल कर रखा होता है? इसके अंदर एक केमिकल पेस्ट फिल कर रखा होता है एमोनियम क्लोराइड का। क्या आप देखना चाहते हो अगर मैं इस सेल को आपके सामने खोल के दिखाऊं, एमोनियम क्लोराइड का आपको पेस्ट दिखाऊं? प्लीज इसको घर पे ट्राई कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे आपको बहुत खतरनाक तरीके से चोट भी लग सकती है। हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं। आप ये चीज बिल्कुल भी घर पे ट्राई नहीं करेंगे। आखिर हमारे घर में यूज होने वाले इस सेल के अंदर होता क्या है? जरा इस सेल को खोल के देखते हैं। ड्राई सेल के ऊपर से हमने कवरिंग हटा ली है, अब इसको जरा खोल के देखते हैं। घर पे कोई भी इसे ट्राई मत करना। सेल को खोल के उसके सारे पार्ट्स को बढ़िया से मार्क करके हमने यहां रख लिया है। तो ये होती है सेल की सबसे आउटर कवरिंग, जो बनी होती है जिंक की। ये एक्ट करती है एज एनोड। सेल के बीच में ये ब्लैक कलर का पेस्ट भरा हुआ रहता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये मिक्सचर होता है जिंक क्लोराइड का और एमोनियम क्लोराइड का। इसके बाद सेल के बीच से ये रॉड निकली थी जो टूट गई है हमसे, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड की तरह ये एक्ट करती है। इस रॉड को बोलते हैं कार्बन रॉड। साथ में ये कुछ मेटल कैप्स हैं, इनका सर्किट पूरा होता है और करंट फ्लो होता है। सेल के अंदर की तो पूरी असलियत जान ली, अब जरा जानते हैं रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर की असलियत। देखो सेल के अंदर की असलियत जानने के साथ साथ हमें यह पता चला था कि सेल के अंदर जो पेस्ट भरा हुआ होता है वो भरा हुआ होता है एमोनियम क्लोराइड का। बट ये जो पेस्ट होता है एमोनियम क्लोराइड का, जब इसकी पावर खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है? इसकी पावर खत्म हो गई, तभी हमारा सेल काम करना बंद कर देता है। तो बार बार अपने रिमोट को जो आप पीटते रहते हो, चल जा चल जा चल जा, बेचारे को क्यों पीट रहे हो भाई? सेल की पावर खत्म हो गई, दूसरा सेल बदल दो। पीटने से थोड़ा ना चलेगा। वैसे सीरियसली अगर आप लोगों को बताओ ना तो पीटने से चल भी जाता है कभी कभी काम, समझे? तुम्हारी भी पिटाई होगी तब तुम बढ़िया से काम करने लग जाते हो। सर्विस होते ही धैड़ धूम होते ही
काम बढ़िया चलता है। बात करते हैं रिचार्जेबल बैटरीज की। देखिए ये बैटरीज के अंदर वापस से रिस्टोर कराया जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट। जो भी रिचार्जेबल बैटरी, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, इनके अंदर जो बैटरी है उसका ऐसा नहीं है कि अगर एक बार हमारी इलेक्ट्रिसिटी या जो पावर है वो ख़त्म हो गई तो हमने उसे उठा के फेंक दिया फिर नई बैटरी लगा रही है, जबकि हम उसे बार बार चार्ज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम लोग इनमें क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया, जिस डायरेक्शन से आ रहा है करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में करा दिया और अपने आप से वो फिर चार्ज हो जाती है। क्योंकि उनके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो इस तरीके का मटेरियल यूज होता है कि वापस से वो रिचार्ज हो जाए। तो हमारी जो लिथियम आयन बैटरीज हो गई ये मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं आजकल, और यही वाली बैटरीज हमारी क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरीज। साइंटिस्ट अब वर्क कर रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाने के लिए, जिनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड या लिक्विड के पेस्ट की जगह क्या हो, सॉलिड हो, जिससे कि बेटर सेफ्टी मिलेगी और फास्टर चार्जिंग मिलेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिए जब हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बैटरीज की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, इनके अंदर हमने देखा कि इनको फॉर्म करने के लिए हार्मफुल केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इन बैटरीज को यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं यूं ही, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यूज़ कर लिया और फेंक दिया, कहीं पर भी फेंक दिया, गली वगैरह के अंदर फेंक दिया, अपने टॉयज़ के अंदर से ख़त्म हुई बैटरी ऐसे फेंक दिया। देखिए इनके अंदर केमिकल है, अगर किसी एनिमल ने गलती से खा लिया इस केमिकल को, अब ये जो केमिकल इनके अंदर यूज़ होता है, लेड, कैडमियम, निकल, लिथियम, ऐसे खतरनाक केमिकल्स हैं, किसी एनिमल ने गलती से खा लिया तो उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। और किसी बच्चे नहीं, छोटे बच्चे नहीं, गलती से उसे खा लिया या तोड़ते हुए या उसके ऊपर पैर रखने की वजह से कुछ भी हुआ रिएक्शन, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जब ये टॉक्सिक एसिड्स जाते हैं, आपने फेंक दिया यूं ही मिट्टी के अंदर, अब बैटरी के साथ क्या होगा, कुछ समय के बाद जब उसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजरेगी या कोई इंसान गुजरेगा, कोई एनिमल गुजरेगा, तो वो टूटने लग जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो भी उसके अंदर का केमिकल है वो कहाँ जाएगा, सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। आजकल जो हम देखते हैं कि जंगलों के अंदर आग लग गई, कभी कभी इन केमिकल्स के रिएक्शन की वजह से भी आग लग जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बैटरीज को रिसाइकल करना चाहिए। उनको कहाँ लेके जाना चाहिए, ई वेस्ट वाली जगह पर। ई वेस्ट वाली जगह पर इन बैटरीज को प्रॉपर तरीके से रिसाइकल करा जाता है, इनके केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे कि कोई भी हार्म अर्थ को ना हो। चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को समझा है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ठीक है बच्चों। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्या आप चाहते हो आपके भैया आगे बढ़े, आपके भैया का चैनल बढ़िया से ग्रो हो, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। आप छोटे भाई बहनों, उसका अपना फ़र्ज़ निभाओ। बाकी चैप्टर को अच्छे से आपने समझ ही लिया है। See you in the next video. Bye bye till then. Stay happy and stay healthy.